हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम पढ़ने वाले 11th क्लास की प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम एक एक वो पॉइंट कवर करेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई गई है, यानी जितना सिलेबस में आना है सिर्फ उसी को लिया गया है। इसलिए अगर इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो तो शायद आपके एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस वीडियो से बाहर हो। मैं शायद वर्ड इसलिए लगा रहा हूँ जो स्किप करके निकल जाओगे फिर कहोगे कि इस वीडियो में क्या है नहीं मिला हमें, है ना। तो इसी वजह से क्या है एक एक पॉइंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या एक एक पॉइंट जुड़ा होता है। एक पॉइंट अगर छोड़ दोगे तो बाकी का आगे का समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा इशू ये है, इसीलिए और इसके अंदर एक एक बताता जाऊंगा पॉइंट कि कौन सा सिलेबस में है और इसका आंसर इतना लिखना क्या क्या वाले हैं। इस लेसन में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, फिर दोनों में अंतर हम करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उनमें अंतर कीजिए। तो ये फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा। फिर आर्थिक समस्या आएगी, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आएगा क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आते ही हैं, वो क्वेश्चन आपका कवर होगा। फिर उसके बाद आपका उत्पादन संभावना वक्र किया जाएगा, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र की क्या है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और लास्ट आपको क्वेश्चन बताया जाएगा वो ये कि अवसर लागत किसे कहते हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन देखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत का मतलब ये होता है किसी एक परिवार की बात करेगा कि इस परिवार के अंदर कितनी मांग है और कितनी पूर्ति हो रही है। नेक्स्ट नंबर पे इस घर की सैलरी कितनी है, इनकम कितनी आ रही है और ये खर्चा कितना कर रहे हैं, ये आपका क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट नंबर पे एक फर्म की बात कर सकता है। एक फर्म मतलब समझ में, जैसे टाटा की मान के चल लो, जो टाटा ग्रुप है उसकी कितनी इनकम है और कितना उसका एक्सपेंडिचर है, कितना उसका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट नंबर पे अगर एक प्राइवेट कोई भी कंपनी ले लो, उसका भी आप अगर एग्जांपल दे रहे हो तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक आर्थिक इकाई से अभिप्राय यह है जिसमें एक पूरे देश की बात करते हैं, जिसके अंदर हम एक राज्य की बात करते हैं कि देश के अंदर कितनी डिमांड हुई और कितना हमने क्या किया सप्लाई किया और कितनी कमी रह गई। नेक्स्ट में कितने लोगों को रोजगार दिया हमने, कितने लोग बेरोजगार हैं, ये सारे इशू किसमें हम डिसाइड करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो दोनों की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखोगे कैसे, बीच में एक लाइन खींचना, इस तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र, इस तरफ समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहली डेफिनेशन, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। डेफिनेशन बता चुका हूं, एक परिवार, एक फर्म, या फिर मान के चल लो आप कोई भी एक चीज का अध्ययन करते हो तो सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा या पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, वो आपका क्या है समष्टि अर्थशास्त्र है। इसके उपकरण क्या होते हैं, उपकरण समझ में आ रहा है, इक्विपमेंट क्या होंगे। अब अंदाजा इस बात से लगा लो कि एक परिवार में क्या होता है, मांग होगी और उसकी क्या होती है सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। तो उद्देश्य क्या है, सॉरी उपकरण क्या है इसके, मांग और पूर्ति। इसके उपकरण क्या है, इसके उपकरण पूरे देश की बात हो रही है तो पूरे देश के अंदर क्या होगा, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। पूरे देश की डिमांड कितनी आ रही है और उसकी सप्लाई किस तरीके से हो रही है। अगर सप्लाई जिन चीजों की नहीं होती है उन्हें गवर्नमेंट करती है, जैसे कुछ चीजें सस्ती हैं उन्हें लोग नहीं बना रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, बनाकर प्रोवाइड कराएगी। जैसे संस्कृत के टीचर आप प्राइवेट में ढूंढने जाओ तो मुश्किल ही मिलेंगे, संस्कृत बहुत ही कम या कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा मे बी, पर गवर्नमेंट को तो संस्कृत अपने स्कूल में पढ़वानी है, इसलिए संस्कृत के टीचर देखो गवर्नमेंट स्कूलों में होते हैं नहीं होते। तो यही रीजन है इसके, क्या सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति इसमें क्या की जाती है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है। अब सोचो एक व्यक्ति के संसाधन, वो क्या चाहेगा, मेरे संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हो। कुशलतम का मतलब क्या होता है कि मुझे जितने से ज्यादा मैं कमा सकूं, इनसे उतना कमाऊं। जैसे एक कंपनी का मालिक है, देखना वो 6 घंटे काम करवाता है एक शिफ्ट से, मान के चल लो, या 8 घंटे काम करवाता है एक शिफ्ट से। वो क्या देखता है कि यार दूसरी शिफ्ट भी मैं रख सकता हूँ, तो देखो नाइट में भी वर्कर बुला लेता है, तो 2 शिफ्टें करा रहा है। वो अपने संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसके पास मशीन जितनी है वो चाहता है उन मशीनों को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। तो ये क्या है, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, किसमें,
व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार का ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि मेरे जितने संसाधन है सारे क्या हो, कुशलतम प्रयोग हो। ये चाहती है कि बेरोजगारी ना रहे। सरकार का उद्देश्य यही होता है ना कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या ना रहे, बेरोजगारी ना रहे, सब नौजवानों को क्या मिले, रोजगार मिले। नेक्स्ट नंबर पे फोर्थ पॉइंट क्या है, व्यष्टि क्रियाएं। व्यष्टि मतलब एक परिवार के द्वारा, एक फर्म के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, उनका समष्टि चरों पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखो एक एक परिवार से ही मिलकर देश की क्या बन रही है, इनकम बन रही है, देश की जीडीपी बन रही है, सरकार को कर मिल रहा है, टैक्स जो है गवर्नमेंट को किससे मिल रहा है, ये व्यष्टि जो क्रियाएं हो रही हैं, हम लोग जितने कमा रहे हैं वो सारे लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट पे कर रहा है, कोई इनडायरेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसका उदाहरण ले लो, अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा अगर बचत की जा रही है तो वो क्या करेगी, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगी। जैसे कि मान के चलो आप 100 रुपीज कमा रहे हो, कितना, 100 रुपये में आप उसे क्या कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो 60 रुपीज, और 40 रुपीज ही आप खर्च कर रहे हो। तो अंदाजा इस बात से लगा लो 100 रुपए आपने कमाए, 60 रुपए आपने बचा लिए। तो यानी 60 रुपए जो है वो आपने क्या पूरी अर्थव्यवस्था में उसे रोक लिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे अर्थव्यवस्था की क्या नहीं होगी, ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए लोगों द्वारा जितना ज्यादा खर्च किया जाता है अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से क्या करती है, फ्लो करती है। आपने सिर्फ 40 रुपए खत्म किए, यानी कि आपका जो खर्चा है वो दूसरे की इनकम बनेगी। अगर आप पूरे 100 रुपए खत्म करते तो नेक्स्ट व्यक्ति की इनकम 100 रुपए बनती। नेक्स्ट समझते हो, जिससे आप चीजें खरीदते, पर अब दो और लोगों की कितनी इनकम बनी है, सिर्फ 40 रुपए। इसीलिए क्या है, लोगों की जो बचत होती है वो पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। आप समझते हैं, ये पूर्ण रोजगार हो गया था। अब क्या है, चौथा पॉइंट, समष्टि क्रियाओं का व्यष्टि चरों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सरकार ने कोई कर नीति लागू की, जैसे जीएसटी लागू की, गवर्नमेंट ने कहा कि अब 5 लाख पर नहीं टैक्स पे करना, अब 10 लाख पे टैक्स पे करना है, तो 5 लाख जो कमा रहे होंगे रिलैक्सेशन मिलेगा। यही मान के चलो गवर्नमेंट ने कहा सब्सिडी देंगे हम सिलेंडर पर 200 रुपए, तो लोगों को क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं सबको सब्सिडी मिलेगी। जैसे सिलेंडर पर भी 200 रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, तो इस तरीके से यही मान के चलो। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, गवर्नमेंट ने कोई बेरोजगारी के लिए पॉलिसी लागू की है, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ठीक है, वैसा ऐसा इंडिया में बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है, बस बता रहे हैं। क्लियर हो गया, तो ये आपका क्या है, व्यष्टि समष्टि आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और वास्तविक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समझते हैं। आदर्श का मतलब क्या होता है, एक आपका कोई क्या है, आइडियल चीज है। जैसे कि आदर्श क्या है, आपका कोई राय है, तो क्या लिखेंगे, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था से अभिप्राय, अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान संभावनाओं और लक्ष्यों से क्या निकालने की कोशिश करना। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल ये कि बेरोजगारी भारत के अंदर, मतलब गरीबी भारत के अंदर बेरोजगारी भत्ते से खत्म की जा सकती है। ये सिर्फ एक क्या है, व्यक्तिगत राय है। क्या पता किसी एक इकोनॉमिस्ट ने ये राय रखी हो, कोई भी एक इकोनॉमिस्ट हो सकता है, मान के चलो मैं ही हूं। क्लियर, मैं कहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता अगर सरकार सबको देती है 2000 रुपए पर मंथ, तो इससे क्या है, देश की गरीबी मिटाई जा सकती है। पर यह कंफर्म नहीं है कि मिटाई ही जा सकती है, ये सिर्फ क्या है, एक संभावना है। क्लियर है, एक लक्ष्य कि अगले 50 सालों के अंदर या अगले 20 सालों के अंदर भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, ये फैक्ट के साथ नहीं है, ये एक संभावना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे, वास्तविक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। सारी समस्याएं जो है फैक्ट निकालेंगे कि पहले भारत कैसा था, अब कैसा है, और आने वाले समय में हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, भारत 1950 से 1991 तक उसकी देखो डेवलपमेंट जो ग्रोथ थी वो अच्छी नहीं थी, पर 1991 के बाद जब इंडिया ने एलपीजी अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके बाद इंडिया ने बहुत तेजी से क्या किया, विकास किया। ये 2000 कितना चल रहा है, 23। तो ये क्या है, हमारे पास आंकड़े हैं। नेक्स्ट नंबर पे सूचनाएं हैं, उनके आधार पर हम समाधान निकालते हैं कि अगले 20 सालों में इंडिया कहां हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे आदर्शात्मक कथन, अर्थव्यवस्था और वास्तविक अर्थव्यवस्था की ये डेफिनेशन लिखनी है। फिर क्या है, अंतर क्या है, तो पहली तो डेफिनेशन होगी क्या, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान राय सूचनाओं पर राय और संभावनाओं पर आधारित होता है। वास्तविक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें समस्त आर्थिक समस्याओं का समाधान
तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर होता है। एग्जैक्ट हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है, और डाटे से पता चलता है कि 10 सालों में हमने इतना डेवलपमेंट किया, अगले 10 सालों में हम इतना करेंगे, अगले 10 सालों में हमने इतनी गरीबी मिटाई है, आने वाले समय में हम इतना मिटाएंगे। ये क्या होगा, आपके तथ्य और सूचनाएं होंगी जिससे हम समस्याओं का समाधान करेंगे। सेकंड क्या है, ये व्यक्तिगत राय और धारणाओं पर आधारित होती है। जैसे कोई एक इकोनॉमिस्ट है, एडवाइस दे रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था आपको, भारत से गरीबी खत्म करनी है, सरकार बेरोजगारी भत्ता चालू कर देगी, ये सिर्फ क्या राय है, कंफर्म नहीं है कि गरीबी खत्म ही हो जाएगी। ये क्या, सूचनाओं और आंकड़ों पर आधारित होता है। सूचना और आंकड़े कैसे, जैसे गवर्नमेंट ने मनरेगा चालू किया, मनरेगा से गांव के लोगों को काफी ज्यादा क्या है, मदद मिली, रोजगार मिला, तो ये आंकड़े हैं कि गांव के अंदर इतनी बेरोजगारी खत्म हुई है। यानी कि अगर गवर्नमेंट मनरेगा जैसी प्रोग्राम और चालू करती है, महात्मा गांधी क्या, रूरल गारंटी एक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसे क्या कहते हैं, मनरेगा कहते हैं, 2005 में गवर्नमेंट ने शुरू की थी। क्लियर है, तो ये आंकड़ों पर आधारित होती है। नेक्स्ट नंबर पे, ये कथन स्पष्ट करते हैं, ध्यान देना, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था ये स्पष्ट करती है कि क्या होना चाहिए। क्लियर, जैसे बेरोजगारी भत्ता चालू करना चाहिए सरकार को, समझ में आ गया। तो ये कथन स्पष्ट करते हैं वास्तविक अर्थव्यवस्था की क्या था, क्या है अभी, और विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होगा। यानी भारत 1947 में कहां था, 2023 में कहां है, और अगले 50 सालों में भारत कहां होगा। यानी 21st सेंचुरी जब खत्म होगी तब तक इंडिया विकसित देश होगी, श्रेणी में भी कितना ऊपर खड़ा होगा। क्लियर है, ये किस पे मतलब डिस्कस किए जा सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर। इसके सत्यता की जांच की जा सकती है, जांचे जा सकते, सॉरी ये जांचे नहीं जा सकते। अब मान के चलो ये राय है, इसकी तुम कंफर्म कर सकते हो पक्का गरीबी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पर इनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, क्योंकि आपके पास आंकड़े होंगे। आंकड़े से पता चलेगा कि यार 10 सालों में इतनी गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं, तो अगले 10 सालों में इसी तरीके से हम प्रोसेस करते रहते हैं। गवर्नमेंट क्या है, तो पॉवर्टी फ्री करने के प्रोग्राम चलाती है, तो यानी गरीबी मुक्त अभियान चलाती है, तो उसके अंदर क्या होगा, इतने लोग भी गरीबी से बाहर आ जाएंगे। जैसे अभी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड आया जिसमें करीबन करीबन ऐसा माना जा रहा है 13.3 करोड़ लोग क्या निकल गए, गरीबी रेखा से बाहर आ गए। क्लियर है, इसका भी एक एग्जांपल है, जैसे 10 वर्षों में 10 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, यानी 1% की क्या है, प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो अगले 10 सालों में भी आबादी कितने बढ़ने के चांसेस है, 150, यानी 140 करोड़ से 150 करोड़ होने की संभावना है। तो ये आपका क्या है, आदर्शात्मक कथन और वास्तविक कथन है। मेरी एडवाइस लेना तो इसे इंपोर्टेंट मानना और डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। क्लियर हो गया, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चैप्टर 4 नंबर का आ रहा है मात्र, और सिर्फ वही बताया जा रहा है जो सिलेबस में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। आर्थिक समस्या प्रमुख रूप से चुनाव अथवा चयन की समस्या होती है, अर्थात प्रत्येक देश के पास संसाधन सीमित होते हैं, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं। देखो हर देश के पास जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे इंडिया ले लो, इंडिया के पास जितने रिसोर्सेज है वो इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर ही है। टेरिटरी का मतलब क्षेत्र जो है ना, जो उसकी सीमा है उसी के अंदर रिसोर्सेज है। पर यहाँ रहे कितने रहे, 140 करोड़ लोग, तो संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं, और मानव की आवश्यकताएं कैसी है, असीमित है। अब आप अपने आप को ले लो, आपका सपना जरूर होगा कि यार एक घर लूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। घर अगर आपको मिल जाता है, सोचो आपने इतनी मेहनत की और आपका घर बन गया, उसके बाद क्या सोचोगे, कहां से एक कार भी होती, और सोचो कार भी हो जाए, फिर सपना थोड़ा और बढ़ जाता, यार ये वाली कार ओडी में बदल जाती, और ओडी कार मिलने के बाद लगता है यार ऐसी 4 कारें होती। नेक्स्ट नंबर पे एक बंगला होता, घर से काम नहीं चल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे आपका विचार क्या होता, यार ऐसा करते पूरी दिल्ली हमारे कंट्रोल में होती। कंट्रोल समझ में आता है, 4, 5, 10, 20, 50 मकान होने के बाद भी आप क्या सोचते, पूरे इंडिया पर ही मेरा कंट्रोल होता। तो आप अकेले व्यक्ति ने पूरे इंडिया को क्या किया, पूरे इंडिया के रिसोर्सेज को अपने नियंत्रण में ले लिया कि यार ये सारा कंट्रोल मैं ही खा जाऊंगा। तो सोचो 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताएं कैसी पूरी होंगी। मानव की आवश्यकताएं कैसी होती है, असीमित। अगर आपकी आवश्यकताएं सीमित है तो आप मनुष्य नहीं है, मतलब समझ में आए, या तो फिर आप देवता है या फिर आप कोई पुजारी है, मतलब जो पहाड़ों पर चले जाते हैं, उन्हीं की आवश्यकताएं नहीं होती है। इसीलिए ठीक है, एक आवश्यकता जैसे ही पूरी होती है दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो आर्थिक समस्याओं को क्या है, उत्पन्न होने के कारण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण बताइए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का पहला कारण संसाधन सीमित है और मानव की आवश्यकताएं असीमित है। जब संसाधन सीमित हो, मानवीय आवश्यकताएं असीमित हो, फिर संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये मार्कर ले लो आप। अब मार्कर देखो लिखने के काम भी आ रहा है। नेक्स्ट नंबर पे कभी कभार देखना उसी पेन से आप लाइन भी खींच लेते हो, और कभी कभार, समझ में आ रहा है ना, एक ही रिसोर्सेज का कितना यूज किया आप लोगों ने, इसे बोलते हैं संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज।
आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक एग्जांपल दे देते हैं। ये एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर देखो ये आपके पास एक गांव है और गांव के पास इतना ही मान लो जमीन है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, मकान बना रहे हो। मकान बना सकते हो पर रिसोर्सेज आपके पास इतना ही है, क्लियर है। फिर डिसाइड किया यार मकान नहीं, यहाँ तो मुझे क्या बनाना है, खेती करनी है, तो इतने में ही तुम क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो, क्योंकि भारत जितना बड़ा उससे बड़ा तो जगह नहीं मिल सकती ना हमें, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या, नहीं मैं तो यहाँ पर वन लगाऊंगा, वन समझते हो, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लगा सकते हो इसी जमीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर पे यहीं पे आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो। देखो एक ही जमीन के कितने सारे यूज हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग।